दोस्तों नमस्ते। आज फिर हमारे बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। और दिल्ली सल्तनत में जब भी हम शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही समझने के बाद आगे की जो शासक हैं उनको समझने में हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जीवन परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी शासक को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि वास्तव में वो कौन था, कहाँ से आया और उसके नाम का तात्पर्य क्या है, और वो कैसे उसकी सुल्तान बनने की जो परंपरा है वो कैसे आगे चलती है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 कार्यकाल। सभी शासकों की जब भी बात करते हैं तो 1206 से 1210 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। ये सुल्तान 1206 ईस्वी में बना और लाहौर को इसने अपनी राजधानी स्पेशली बनाया था, याद रखना इस चीज़ को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनने से पहले, सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले एक गुलाम था। और वो कैसे गुलाम था और कैसे इस वंश को कुतुबी वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का जो समय है, कार्यकाल है, इसको वंश को कुतुबी वंश कहा जाता है। और इनका पूरे वंश के दिल्ली सल्तनत को एक प्रकार से मामलुक वंश कहा गया। मामलुक का मतलब है जो स्वतंत्र माता पिता की संतान से पैदा हुए। तो देखिए, तुर्क जनजाति का एक व्यक्ति था। और ऐबक जो एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यानी ऐबक जो आगे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता इसका शाब्दिक अर्थ है। कुतुबुद्दीन का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ठीक है। देखिए, बचपन में वह अपने परिवार से बिछुड़ गया। लगभग जो भी अपन ये गुलामों के बारे में पढ़ते हैं या गुलामों को जो ख़रीदा और बेचा जाता है, उनमें लगभग यही कहानी सामने हमारे आती है कि ये बचपन में बिछड़ गए थे, फिर इसके बाद इनको ख़रीदा गया, फिर वहाँ बेचा गया। तो व्यापारी द्वारा निशापुर के बाज़ार में ले जाया गया, जहाँ काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफ़ी, जो इमाम अबू हनीफ के वंशज थे, ने उन्हें खरीद लिया। काजी ने अपने पुत्र की भांति ऐबक की परवरिश की और उन्हें धनुर्विद्या और घुड़सवारी की सुविधा उपलब्ध करवाई। मतलब एक प्रकार से धनुर्विद्या और घुड़सवारी में बड़े पारंगत हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बाल्यकाल से ही प्रतिभा का धनी था। तो निश्चित रूप से जो धनी होगा वही आगे बढ़ेगा, वरना बहुत सारे गुलाम हुए हैं जो एक नॉर्मली गुलामी में ही जीवन बसर कर दिया। उन्होंने शीघ्र ही सभी कलाओं में कुशलता प्राप्त की। सभी कलाओं का मतलब है कि जो शासन कला के लिए जो आवश्यक कलाएं होती हैं, जो धनुर्विद्या हो, चाहे वो प्रशासनिक है, घुड़सवारी है, ठीक है, जितने भी हथियार चलाने हैं वो सब उन्होंने एक प्रकार से सीख ली। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां क्यों कहा जाता है। तो कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुरान का वो जो है वो बहुत सुंदर पाठ करते थे, गा गा के कुरान को गाने की वजह से और सुंदर आवाज़ की वजह से इनका उपनाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? कुरान खां। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कुरान खां इनकी उपाधि क्यों पड़ी? तो वो इसलिए पड़ी क्योंकि वो कुरान को गाते थे। कुछ समय बाद काजी की भी मृत्यु हो गई। उनके पुत्रों में से एक ने उसे व्यापारी के हाथों बेच दिया। जैसे ही काजी की मृत्यु होगी उन्होंने उसको दीक्षा प्रदान की, लेकिन काजी का जो प्रेम था वो उनके पुत्रों का उनके प्रति नहीं रहा। और उसके बाद काजी के एक बेटे ने व्यापारी के हाथों इनको बेच दिया, जो उसे कहाँ ले गया? गजनी ले गया, जहाँ उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। यहीं से उसकी जीवनचर्या का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। आगे देखिए, प्रारंभ हुआ, जिसे अंत में उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। ठीक है। तो यहाँ से उसकी जीवन की शुरुआत हुई। तो प्रारंभिक जीवन की अपन चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो किस प्रकार एक दास था जो बचपन में अपने परिवार से बिछुड़ गया, फिर एक काजी ने इसको पालन पोषण किया, सभी प्रकार की इसको दीक्षाएँ दी, शिक्षा प्रदान की। उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके बेटे ने व्यापारी को बेच दिया। और कई बार कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे के लिए होती हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में भी बहुत अच्छा हो रहा कि वो काजी की मृत्यु होना, एक व्यापारी के हाथों उसको बेचा जाना, ये उसके आगे की जीवन की दिशा और दशा दोनों को उसने बदल दिया। इसका उपनाम कुरान खां क्यों था? क्योंकि वो कुरान का बड़ा पाठ करता था। इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी इसकी उपाधि थी और कुरान खां भी इसकी उपाधि थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, बुद्धिमान और स्वामी भक्त। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पे कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। तो मोहम्मद गोरी जो गजनी से है उनका पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया। और मोहम्मद गोरी भारत पे जो है वो आक्रमण करता है, आपको पता है। गोरी ने उसके समस्त प्रशंसनीय गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर याकूर, ये बार बार ये शब्द आता है अमीर याकूर, अस्तबलों का प्रधान,
ठीक है ना। अश्वशाला का जो प्रधान है वो दिल्ली सल्तनत काल में अमीर याखुर उसे कहा जाता था, एक बड़ी उपाधि होती थी। तो मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा और इसको एक उपाधि प्रदान की, अमीर याखुर अस्त बलों का प्रधान, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पद था, ये आपको याद रखना है। इस पद पे रहते हुए ऐबक ने गौर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की, मतलब अमीर याखुर के पद पे भी रहा और इन युद्धों में उसने गौर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान के साथ रह के सुल्तान को अपनी युद्ध शैली से, अपने साहस से, अपनी वीरता से प्रभावित किया। 1192 ईस्वी में ऐबक ने त्रैन के युद्ध में कुशलतापूर्वक भाग लिया। त्रैन का युद्ध हम लोग जानते हैं, त्रैन के 2 युद्ध हुए और दूसरे युद्ध में राजपूताना के एक बहुत बड़े शासक पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी हार होती है, पराजय होती है और भारत के इतिहास को इस घटना ने बहुत प्रभावित किया। और इस घटना के साथ जो है वो दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से नींव तैयार हुई, एक प्रकार से भारत में एक प्रकार से तुर्कों का आगमन हुआ बड़ा स्थायी रूप से, ठीक है। तो त्रैन के युद्ध में कुशलतापूर्वक भाग लिया और त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद निकल जाता है, लेकिन भारत के जिन प्रदेशों पर उसने अधिकार किया उन प्रदेशों का सूबेदार जो नियुक्त किया वो किसको किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया। गोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोह को दबाया, यानी जैसे मोहम्मद गोरी जाता है तो अजमेर और मेरठ दोनों जगह बड़े विद्रोह होते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी युद्ध शैली से, अपने साहस से, वीरता से इन विद्रोह को दबा दिया। आगे देखिए, 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद्र के बीच हुए 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ऐबक ने अपने स्वामी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में, इसमें मोहम्मद गोरी और कन्नौज और जयचंद्र के मध्य हुई। पहले ये जयचंद्र वही है जिसने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता की और बाद में मोहम्मद गोरी और जयचंद के दोनों के मध्य युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, और इसमें जो है ऐबक अपने स्वामी की ओर से भाग लेता है। आगे देखिए, तो इसमें भी जयचंद की पराजय होती है। 1197 में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा और वहाँ के शासक भीमदेव को दंडित भी किया, यानी गुजरात की विजय भी ऐबक ने की। 1202 में इसने बुंदेलखंड के राजा, ठीक है, इस समय मोहम्मद गोरी जा चुका है, परमर्दी देव को परास्त किया। कालिंजर, महोबा और खजुराहों पे इसने अधिकार किया, खजुराहो वर्तमान मध्य प्रदेश में। 1205 ईस्वी में उसने खोखर के युद्ध में मोहम्मद गोरी का हाथ बटाया। खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था, आपको पता है, मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में हत्या भी कर देता है, हो जाती है। इस बार ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप प्रदान किया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारियों ने उसे अपना प्रधान स्वीकार कर लिया, मतलब अपनी वीरता की वजह से, ठीक है, अपनी सैनिक योग्यताओं की वजह से। विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि से तो यहाँ तक आज हमने केवल परिचय की चर्चा की है कि मोहम्मद गोरी कौन था। तो एक दास था, मामलुक वंश इनके वंश को कहा गया, स्वतंत्र माता पिता की संतान। 2 उपाधियाँ इनकी मानी जाती हैं, कुरान खां, कुरान का ससवर पाठ करने के कारण और लाख बख्श, लाखों में दान देने के कारण। तो किस प्रकार इनका प्रारंभिक जीवन जो रहा, किस प्रकार उस काजी ने इनको शिक्षा प्रदान की और किस प्रकार मोहम्मद गोरी को अपनी वीरता से प्रभावित किया, और वीरता से प्रभावित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अपने भारतीय प्रदेशों का जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक प्रकार से भारत का दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क सुल्तान बनता है। दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार से इसको संस्थापक माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का इसको संस्थापक कहा जाता है। इसकी उपलब्धियों की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे।